बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। कैनॉट प्लेस में एक बार फिर से हम यहाँ पे मौजूद वो तमाम सारे लोग जो शो में शरीक हो रहे हैं उन सब का बेहद बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। यकीनन ये दिसंबर का महीना है। मुझे मालूम है बातचीत का सिलसिला जहां से आपको और हमें दोनों को शुरू करना है, जहां कल छोड़ दिया था मैं वहीं से तार और वहीं से बातचीत पकड़ूंगा। लेकिन सच ये है कि बहुत सारे लोग वो देश दुनिया के इस वक्त मौजूद रहते हैं कैनॉट प्लेस में और वो जुड़ते हैं, और ये एक अनोखा और अपनी तरह का अकेला दुनिया में भी ये प्रोग्राम है। ऐसा कहीं दुनिया में प्रोग्राम नहीं होता जैसा ये कैनॉट प्लेस में यहां पर रोज होता है कि तमाम सारे लोग जगह जगह से आके जुड़ जाते हैं अपने आप, और थोड़ा बहुत म्यूजिक होता है, उसके बाद बातचीत का सिलसिला अपनी तमाम तेजी और तमाम खूबी के साथ यहां पर रखा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस प्रोग्राम को इतनी दूर तक और कहां पे पहुंचाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज इंडो रशियन मुद्दे पे बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं यहां पे मौजूद हूं। कल मैंने बात की थी, लेकिन व्लादिमीर पुतिन जब आए उसके बाद मेरा प्रोग्राम थोड़ा खत्म हो गया, लेकिन आज फिर वहीं से जहां मैंने छोड़ा था मैं वहीं से बातचीत के सिलसिले को शुरू करूंगा। और आज तो मेरे साथ दो लोग जो खासतौर से रूसी पत्रकार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनका जोरदार स्वागत करिए आप सारे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो ओह क्या बात है, उधर से भी एक छोटे से नन्हे मुन्ने भी ताली बजा रहे हैं, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो आज हमारे साथ मौजूद हैं उन मेहमानों से मैं पहले आपका तारुफ कराता हूं। आज हो सकता है माफी चाहता हूं कि थोड़ा कम अगर मैं आपके पास आ पाया तो इसके लिए पहले से माफी, लेकिन मैं फिर आऊंगा जरूर, बातचीत जरूर जोड़ूंगा। पहले मैं रशिया और इंडिया के तमाम पहलुओं पे डायमेंशंस पे बात कर लेता हूं, और फिर तो हमारा अखाड़ा खुला ही है जिसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ कहना है। हमारे साथ क्लेरा जो कि रूसी पत्रकार हैं हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आनिया जो राशियन पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। बहुत बहुत आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ तिवारी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। प्रभात कुमार जी कांग्रेस से हमारे साथ यहां पे एक बार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी हमारे साथ इकोनॉमिक जगत के बहुत सारे डायमेंशंस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। कल आप छूट गए थे, मैं आप ही से शुरुआत कर लूंगा। और हमारे साथ ब्रजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। पुनीत जी आप भी बैठिए, बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। एक दो लोगों से पूछ लेते हैं, कहां से आना हुआ आपका? नोएडा से। नोएडा से। क्या नाम है? उमेश। उमेश जी क्या काम करते हैं? मैं बैंक में एम्प्लॉय हूँ। बैंक में एम्प्लॉय हैं। बातचीत के सिलसिले को जब जोड़ेंगे, हाँ जी क्या हुआ, इनको दिखाना है? क्या है आपका नाम? क्या है? मेरा नाम टीना है। टीना, मैं तो सोच रहा हूँ आप ही को दिखाऊं। है मैं तुम्हें आपको दिखा रहा हूं, लेकिन आपको भी दिखा देता हूं। क्या नाम है साहब आपका? सतपाल धानिया। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूँ। देवभूमि उत्तराखंड में कहां से हैं? देहरादून। देहरादून से। अरे देहरादून की एक टिमली रियासत है। वहां से हैं। बहुत बहुत स्वागत है, रियासत से आए। जी जनाब आप कहां से हैं? भोपाल से आपसे मिलने आए। बिल्कुल बहुत बहुत अच्छी बात देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल, तालों का ताल भोपाल, क्या बात है। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत। भाई थे मेरी। हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सरकार बना के बिहार से सरकार बना के, इसीलिए हांफते नजर आ रहे हैं। मुझे मालूम है आप आए हैं बिहार से, और मैं बिहार से मैं भी लौट के आया एक हफ्ते पहले। जी जनाब। मैं फिरोजपुर साहिब पंजाब से। स्पेशल मेरे ससुर जी हैं दिल्ली में। हाँ। हमारे घर में कई बार लड़ाई हो जाती कि हम बोलते चैनल बदल दो, कहते नहीं चैनल भैया जी कहीं ने देख के ही जाए। तो आपको समझ में आ गया, भैया जी यही नहीं लड़ाई करवाते हैं, घरों के अंदर भी लड़ाई करवाते हैं। आप बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मेरी तरफ से आप थोड़ा है उनको प्रणाम बोल दे तो खुश हो जाएगा। ससुर साहब को? बुजुर्ग आदमी 80 साल का, खुश हो जाएगा। क्या नाम है उनका? उनका श्री कृष्ण दत्त सेमवाल जी। सेमवाल जी बहुत बहुत आपका स्वागत है, और आपके स्वास्थ्य की लंबे आयु की कामना करते हैं। यहाँ कैनॉट प्लेस है, और सारे लोग ताली बजा दीजिए उनके लिए। सेमवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी जनाब कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है। और आज जब बातचीत होगी तो मैं जोड़ूंगा आप तमाम सारे लोगों को। जी आप? मैं तो नोएडा से ही हूँ। नोएडा से। बहुत अच्छी। क्या कहाँ काम करते हैं आप? कॉर्पोरेट में है। जी बहुत अच्छी बात है, आप दिख रही हैं। आपको यही पूछना है ना कि मैं दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ? आप दिख रही हैं। कहाँ से हैं आप? भोपाल से। भोपाल से हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र जी मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, और जो व्यापार है इंडो रशियन व्यापार है, सिविल न्यूक्लियर डील पर बातचीत है, और तमाम डिफेंस पर बातचीत है,
बहुत सारे एक्सपेक्ट्स हैं, बहुत सारे डायमेंशंस हैं। और फिर वो तो कल एक गाना जो गाया था वो बहुत, फिर से एक बार तुम गुनगुना दो और सारे लोग गुनगुना देंगे, उसके बाद मोमेंटम बन बिल्कुल, जाएगा। मैं चाहता हूँ मेरे साथ में साहब सब लोग गाएं। हालांकि वो पैदाइश से पहले का गाना है, मेरे भी बिल्कुल। पैदाइश के पहले का। जी मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। जी, अब मुझे मालूम है शैलेंद्र जी, मुझे मालूम है आपको भी अपने बचपन का दिन याद आ गया होगा। और मैं देख रहा था क्लेरा कुछ गुनगुना रही थी, यही गाना गुनगुना रही थी ना आप? सिर पर लाल टोपी रूसी। जी मुझे मालूम है, बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारा जो नॉस्टैल्जिक जिसे कहते हैं ना, बड़े नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स हैं। लेकिन मैं आज इमोशंस, हम भारतीयों के लिए तो सबसे खास बात यह है कि कोई गीता पे सवाल उठाए ना उठाए, उठाता रहे, लेकिन हमारा एक मानना है कि जिससे प्रेम हो। एक शब्द है मोहब्बत। है बहुत सारे लोगों के चेहरे खिल जाते हैं जैसे ही मैं कहता हूं मोहब्बत। एक होता है बेइंतहा मोहब्बत, जिसमें कोई लिमिट नहीं होती, और यही शब्द कहा जा रहा है इंडो रशियन दोस्ती के लिए। मोहब्बत जिसमें कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस, बेइंतहा प्यार। फिर इसमें तो कोई कर गुजरने की तमन्ना होती है, और वो बेइंतहा प्यार, उसकी कोई बाउंड्रीज, कोई लिमिट नहीं है। तो ये इंडो रशियन मोहब्बत की और दोस्ती की बात मैं आगे बुलाता हूं, और मैं जानना चाहता हूं कि ये जो आकार ले रहा है, इसे आने वाले फ्यूचर पर क्या असर पड़ने वाला है, इस दोस्ती का और तमाम सारी बातों का। देखिए प्रतीक जी, इंडिया और रशिया की जो दोस्ती है वो इंस्टीट्यूशनल और स्ट्रक्चरल, ये आज से नहीं है, बहुत पहले से है। और मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने रख दूं, जो टॉप 11 कंट्रीज हैं, जो जीडीपी की जो टेबल है, जिनका साइज, इकोनॉमी का साइज 2 ट्रिलियन से ज्यादा है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उसमें दो ऐसे ही जो कंट्री है, इंडिया और यूएस, ये ग्रोथ के साथ साथ इमोशन को भी हमेशा अपने साथ रखते हैं, मोरल वैल्यूज को भी हमेशा साथ रखते हैं, आउट ऑफ 11 कंट्रीज। रहा प्रश्न इस बात का कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश हो रहा है, उसमें देखिए यूएस की जो पॉलिसी शुरू से रही है वो यूएस फर्स्ट की रही है। तो उसी पैटर्न को इंडिया फर्स्ट ने जो ऑप्ट किया है कि इमोशन भी है, हमारी वैल्यूज भी है, और हमारे जो कंट्री का जो फ्यूचर है, जो उनका जो हित है, वो सबसे पहले है। और उसी को ध्यान में रखते हुए टॉप 11 में 3 कंट्री, जो नया जो ट्रायंगल इस्टेब्लिश हो रहा है, उसमें इंडिया हो गया, आपका चाइना हो गया और रशिया हो गया। इंडिया रशिया तो शुरू से है ही, और ज्यादा मजबूती के साथ हो रहे हैं। और जो आपका जो सबसे बड़ी बात है कि जो मार्केट का जो साइज है, जो हेड काउंट पे डिपेंड करता है, इंडिया अभी नंबर 1 पे, दूसरे पे चाइना है। तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी में जो टेबल का जो साइज, जो यूएस के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है। इसलिए ही ट्रंप की जो है ना, एक बात हमेशा कही जाती है, जब प्यार और मोहब्बत की बात हुई, बेइंतहा मोहब्बत की बात हुई, तो जो बेइंतहा है उसमें शको शुबह नहीं होती। ये बात तो रशिया और इंडिया के बारे में तो सही लगती है, लेकिन कि भाई हम मोहब्बत करते हैं और बेइंतहा प्यार करते हैं, वी लव ईच अदर। लेकिन उसमें बात यहां पे जब रशिया के साथ चाइना वाला ट्रायंगल जुड़ रहा है, तो वो सारी चीजें खत्म हो रही हैं, नया शेप ले रहा है, नया डायमेंशन बन रहा है। मैं आपको क्लेरा खड़ा करना चाहूंगा, प्लीज कम फॉरवर्ड। और मैं जानना चाहता हूं आपको कि आप कितने सालों से यहां और इंडिया और रशिया के उसमें। जी, आई विल होल्ड दिस। ऐसा है, सब लोग को नमस्कार। ओए होए, इतने में तो जान ही निकल गई हमारी, क्या बात है, वाह। हाँ। और दूसरा चीज, हम बहुत खुशी है, जितना लोग है राष्ट्र को प्यार करते हैं, राष्ट्र लोग आपको प्यार करते हैं। जितना आप लोग रशिया को प्यार करते हैं, उतना ही रशिया, इतनी जोर कान के नीचे दूंगा कि आवाज यहां से मॉस्को तक जाएगी। बिल्कुल चुपचाप, पिन ड्रॉप साइलेंस। जी, उतना ही रशियंस जो हैं इंडियंस को करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आई होप दिस विजिट, जो विजिट अपना राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आया इधर, दिल इतना सुंदर में सजाया, आप लोग इतना सजाया, आप लोग इतना उसका वेलकम करते हैं, तो रशियन लोग उधर बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। रशियंस उधर बहुत खुश हैं। आपने जो मोहब्बत, जो अखलाक, जो प्रेम दिखाया, उससे वहां भी वही रिएक्शन है। मैं जानना चाहता हूं कि जो हमारे आपके संबंध हैं, उनमें जो ये डायमेंशन जुड़ेगा जब, और ये जो बात जुड़ रही है नई, वो कैसी है, कितनी महत्वपूर्ण है, हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस? ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके साथ 7 मंत्री आया, 7 मंत्री मतलब 7 मिनिस्टर्स कम। हाँ, उनके साथ 7 मंत्री आए हैं।
एंड गवर्नर ऑफ रशियन बैंक, सब लोग इधर आया। क्यों? क्योंकि ज्यादा कोलैबोरेशन करना, ज्यादा आसपास आना है, और जितना हम लोग आसपास आना इतना दोनों मजबूत हो जाएगा। ये दोनों मजबूत हो जाएगा, दोनों का आसपास आना। 7 लोग हमारे उस डेलीगेशन के साथ आए, रशियन डेलीगेशन के साथ। तो ये जो हमारा आपसी प्रेम है, सवाल ये हो रहा है कि आपको लग रहा होगा ये बात तो ठीक है, सब अच्छी चल रही है, लेकिन मुझे एक बात जानना है कि हमारे लिए उसमें क्या है। यकीनन हम आजकल के जमाने में ये ना पूछें, ये हो ही नहीं सकता। हमारे लिए उसमें क्या है, हम भारतीयों के लिए अक्सर लोग पूछ लेते हैं ये सवाल कि हम तमाम सारे जो लोग हैं उनके लिए क्या। मैं जानना चाहता हूं आपसे, मैं आपको बुलाना चाहता हूं। आन्या, प्लीज कम फॉरवर्ड। जी प्लीज कम फॉरवर्ड। मैं जानना चाहता हूं कि आप जर्नलिस्ट हैं और आपको क्या लगता है, फ्यूचर क्या लग रहा है, और एक आम इंडियन का जो अटैचमेंट है वो तो आपने देखा, और आप ये बताइए कि ये जानना चाहते हैं कि ये जो मैत्री है, जो ये फ्रेंडशिप है, हाउ स्ट्रांग इज दिस, और इसका क्या मैसेज है वर्ल्ड वाइड। नमस्कार। नमस्कार। अरे रिस्पॉन्ड तो करे यार। हाँ जी, हम लोग साथ में रहे हैं, मिल के रहे हैं, तो फिर हमारा दोस्ती ज्यादा अच्छा हो जाएगा और सबके लिए ये कुछ अच्छा निकल जाएगा, है ना जी। और वहाँ तो अभी बहुत चेंजेस हो रहे हैं। इंडियन लोग के लिए टूरिस्ट वीजा बन रहे हैं, फिर उसके बाद वहाँ एम्प्लॉयर का भी बुला रहे हैं, कोई वहाँ काम भी कर सकते हैं रशिया में। तो चलिए रशियन लैंग्वेज सीख लीजिएगा, रशियन कल्चर, थोड़ी सी रशियन लैंग्वेज सीख लीजिएगा और रशियन कल्चर थोड़ी सी जान लीजिएगा, क्योंकि ये जो ट्रेंड वर्कर्स हैं उन पर भी बात हुई है, मोबिलिटी पर बात हुई है। मैं आपको खड़ा करना चाहता हूं और जानना चाहता हूं आपसे कि इसका डायमेंशंस क्या खुल रहे हैं, क्योंकि हमने कहा था आम आदमी जानना चाहता है कि उसका कहां पे कौन सा इंटरेस्ट बनता है। देखिए, आम आदमी सीधे सीधे प्रभावित होता है। तो ये बताइए कि इसकी कितनी खूबी है। देखिए, भारत रूस संबंधों की खूबसूरती को समझना हम लोग को देखना पड़ेगा कि दुनिया के तमाम जो विकसित देश हैं, वो विकसित और विकासशील का बीच का अंतर बना किस चीज से? वो बना हुआ अंतर है, वो टेक्नोलॉजी के कारण से बना हुआ अंतर है। हम लोगों ने देखा है तमाम पर्यावरणीय समझौते होते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं ये विकसित देश कि हम ये चीज करेंगे, वो चीज करेंगे, लेकिन पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि कहीं वो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर विकासशील देशों को ना हो जाए। लेकिन ब्रह्मोस जैसे मामले में हम लोगों ने देखा भारत और रूस के बीच में कि भारत और रूस दोनों मिलकर ब्रह्मोस का उत्पादन करते हैं। इसका मतलब रशिया को कोई टेंशन नहीं था कि कहीं टेक्नोलॉजी शेयरिंग के साथ भारत के साथ उन्हें कोई समस्या नहीं है। तो ये अपने आप में दिखाता, और तमाम गवर्नमेंट में 90 के दशक में यह विचार आया था। सोचिए उस समय कौन थे यहाँ पे प्रधानमंत्री? 98 में वो समझौता हुआ था, उसमें जो है कि इंद्र कुमार देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, और फिर जो है कि वो अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल रहे उस पूरे चीज की प्रक्रिया में, और फिर मनमोहन सिंह भी शामिल रहे, और आज भी हम लोग उस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाते रह रहे हैं। यानी भारत में सरकारें किसी की भी रही, किसी भी पार्टी की रही, लेकिन भारत रूस की दोस्ती कम नहीं हुई। जो अभी आपने कहा कि जो लोगों को क्या लाभ होगा, देखिए वोकेशनल कोर्सेज के लिए सीखने के लिए अब सोचिए कि हमारे नाविक भाई जो भारत में रह रहे हैं, भारत की जलवायु अलग किस्म की है, अब वो ध्रुवीय क्षेत्र में जाएंगे ट्रेनिंग लेने के लिए। वो बिल्कुल जो हम लोग देखते हैं लगातार, वो यूएसएसआर में रूस में जाएंगे, वहां पर जाके ट्रेनिंग लेंगे, वो वहां के लोग यहाँ पे आके ट्रेनिंग लेंगे। इसका मतलब है कि अलग अलग वोकेशनल कोर्सेज के अलग अलग मौके खुलेंगे, इस मोबिलिटी के नए मौके होंगे। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, और वो तमाम सारे अवसर इस पूरी मार्केट में मौजूद रहेंगे। मुझे मालूम है 2-4 लोगों को रिएक्शन देना है, 2-4 लोगों को बोलना है, मैं जरूर बात करूंगा, लेकिन मैं जो भारतीय मोर्चा है वो खोले बगैर काम नहीं बनता। किसी ने कहा पश्चिम बंगाल से, कहा कि ये गीता जो दी है व्लादिमीर पुतिन को मोदी जी ने, ये जो गीता दी है यही गलत किया है, गीता नहीं देना चाहिए था। गीता क्यों दिया? वो तो मामला हिंदू हो जाता है, लेकिन ये गीता नहीं देना चाहिए था। किसी ने कहा कि भाई सबको बुलाया, उनको क्यों नहीं बुलाया? समझ आप सब गए होंगे किनको नहीं बुलाया। बोले सबको मुलाकात, हाँ जी हाँ, बोले सबसे मुलाकात हो रही है, लेकिन उनसे क्यों नहीं मुलाकात हो रही? समझ गए आप किससे बात कर रहे हैं? किससे बात कर रहे हैं? किसकी? जनता बड़ी होशियार है हिंदुस्तान की, जानती है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर अब मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बुलाता हूं, वो अपनी एक रिएक्शन देंगे, उसके बाद बीजेपी के लिए डिबेट खोलता हूं। जी नहीं, गीता दिया, हम शुक्रगुजार हैं,
मोदी जी को गीता देना भी चाहिए, लेकिन गीता से पहले जो पुतिन साहब को दिया गया दिल्ली एयरपोर्ट से निकलते निकलते, वो है दिल्ली का दमघोटू प्रदूषण। इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता कि दिल्ली की जो अभी हालात है, उसमें सबसे पहला गिफ्ट अगर हमने पुतिन साहब को दिया तो वो यहाँ का दमघोटू प्रदूषण दिया। और सरकार की बड़बोलेपन के कारण जो ये प्रदूषण का ये स्थिति है, इससे पहले तो तमाम बातें होती थी सारे जगहों पे, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो बातें दूसरी जगह चली जाएंगी, लेकिन कहां कहां क्या क्या बोला जाता था प्रदूषण को लेकर के। आज सारे जगह पर पिन ड्रॉप साइलेंट, चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। पहली बात, अभी आपने कहा किनको बुलाया नहीं गया। 234 सांसदों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं हाउस के अंदर, लोकतंत्र के मंदिर में, उस लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं बुलाया गया। जबकि मैं आपको बता दूं, यही दिसंबर का महीना था, 24 दिसंबर 2012, देख लीजिएगा खोल के सारे लोग, माननीय श्रद्धेय सुषमा स्वराज जी लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ करती थी, और यही पुतिन साहब का भारत दौरा हुआ था। हमने, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बजाते कहा कि आपको मिलना चाहिए, ये तरीका होता है, लेकिन परंपराओं से इनका कोई लेना देना नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस पर एक क्लैरिफिकेशन भी दिया है, वो क्लैरिफिकेशन भी बीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस के आदमी को बुलाया नहीं है, एक कांग्रेस के आदमी को बुलाया उन्होंने, तिरुवनंतपुरम के वो एमपी हैं, नाम आप बताएंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं या कहीं कमतर करना चाहते हैं कि जो 234 सांसदों का प्रतिनिधित्व हाउस के अंदर कर रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है 240 वाले ये हैं। अब मोदी जी के साथ दिक्कत क्या है कि वो एक वो हम द्वितीय नास्ती में चल रहे हैं, 240 आप पे, 234 हमारे पास, लेकिन आप इसलिए नहीं बुलाना चाहते, आपको डर लगता है कि फिर जाएंगे प्राइवेट जेट में बैठ के, फिर मित्र चर्चा हो जाएगी। ये जो संदेह है ना देश के लोगों का, इसको पूरी हाँ जी एक बात बताइए, अभी इन्होंने कहा सुषमा स्वराज जी को बुलाया गया, वो ऐसी स्थिति उन्होंने कोई विदेश में जाकर हमारे देश की मट्टियां नहीं छेती, हमारे देश के खिलाफ गलत किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं थी। मगर आपके राहुल गांधी जी किस मुंह से जाएंगे, किस मुंह से बुलाएं इनको हम यहाँ पे, जो विदेश में जाकर हमारे देश में रहकर हमारे देश का खाकर हमारे देश के आगे भीख की तरह मांगते वोट, कहां से मिलेगा वोट उनको? उनकी करनी और कथनी का जो अंतर है देश ने दिखा दिया। मैं आ गया देवभूमि से भी आ जाऊं। जी आप कहां से सर? सर मैं झांसी बुंदेलखंड। झांसी बुंदेलखंड से, वाह क्या बात है। सर जब कोई बहुत बड़ा राष्ट्रपति आता है बहुत शक्तिशाली देश से, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इंटेलेक्चुअल लोगों को दिखाएं, ना कि राहुल गांधी जैसे को। तो उन्होंने सही बात है, दूसरों को जो दूसरी कांग्रेस पार्टी जिसका आपने बोला वो सांसद आए हैं, वो इंटेलेक्चुअल हैं, तो उनको बुलाया। तिरुवनंतपुरम के जो सांसद हैं वो गए, उनको बुलाया गया, वो कमेटी के चेयरमैन भी है, इस नाते उनको बुलाया। जी जनाब। दिव्य जी, इन्होंने एक बात कही कि दिल्ली को प्रदूषण दिया आज पुतिन के आने पे दिल्ली प्रदूषण झेल रही है। सर अब वो मैं बता रहा हूँ, 50 साल से कांग्रेस की सरकार देश में रही है, और 50 साल में क्या हुआ, कांग्रेस ने गांवों को विकसित नहीं किया। जब गांव विकसित नहीं, वहां सड़क नहीं पहुंचे, स्वच्छ पानी, अस्पताल, एजुकेशन नहीं पहुंची, तब लोग गांव के दिल्ली की तरफ रुक किया। और अगर गांव में ही व्यवस्थाएं मिल जाती, सड़क, बिजली, पानी मिल जाती, एजुकेशन, अच्छे अस्पताल मिल जाते, तो आज दिल्ली में प्रदूषण न होता, हर गांव दिल्ली होता, हर गांव दिल्ली। इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार कांग्रेस सरकार है। राइट, टेकिंग योर पॉइंट, मैं आ जाऊंगा जी। सर्वप्रथम प्रतीक भैया, जबरास्तु डोब्रो फजलास्तु नसो, अर्थात वेलकम टू आवर शो, रशियन में कहा मैंने भाई साहब जी। दूसरी बात तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को आपने गीता की बात कह दी, राहुल गांधी नहीं बुलाए गए ये बात इन्होंने कह दी। गीता का सार क्या है सर? गीता का सार है निस्वार्थ भाव से अपने कर्म को करना और आत्म के साथ ईश्वर के प्रति, सबके प्रति सम्मान होकर चलना। और इस गीता को आप टंचमाल बोलेंगे। इनके दिग्विजय सिंह ने भी एक बार टंचमाल कहा, सीपीआई के नेता ने माल कहा, खेद व्यक्त नहीं करते, लेकिन उस पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कांग्रेस पार्टी को शोभा देती है। पॉइंट 1, ये गीता के प्रति हमदर्दी नहीं रख सकते साहब, क्योंकि भारत की संस्कृति के प्रति इनकी ना तो सम्मान है, ना तो नीति है, ना तो नियत है। और दूसरी बात मैं आता हूं, जो इन्होंने कहा राहुल गांधी जी को नहीं बुलाया, बिल्कुल सही कहा। देश को दोगे गाली बाहर में और सोचोगे यहां बिछाएंगे हम आपके लिए फूले बाहर, तो कतई नहीं हो सकता। आपको नीति
आपको नीति स्पष्ट रखनी होगी कि अगर आप लीडर ऑफ अपोजिशन अपने आप को मानते हो तो लोकतंत्र का संविधान तो केवल हाथ में नहीं लहराओगे, दिल में भी बसाओगे और वोट चोरी सीना चोरी जैसे अनर्गल बयान नहीं देते फिरोगे। राइट, मानते नहीं है। किसी देश की जनता ने हमें उतनी सीटें दी है, इसलिए हम लीडर ऑफ अपोजिशन है। भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन कमीशन के किसी उस पर कृपा दृष्टि पे नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, मेरे भाई ने कहा शायद थोड़ा मोदी जी को भी सुन लेते, जिनपिंग के साथ बैठ के कह रहे थे अरे भारत में जन्म लेने पे शर्म आती है। ये मोदी जी का स्टेटमेंट है, वो बड़ा अच्छा बोल रहे थे। और इंटेलेक्चुअल किसने कहा था भाई? इंटेलेक्चुअल हार्वर्ड से जिसने पढ़ा, हार्वर्ड जो पढ़ के आया वो इंटेलेक्चुअल नहीं है। और जिसके पास बताइए तो हार्वर्ड से पढ़ के कौन है? जो पूछ रहा हूँ हार्वर्ड से जो पढ़ गया उसके पास नहीं है, जो डिग्री दिखाने के लायक है उसके पास नहीं है, वो इंटेलेक्चुअल नहीं। लेकिन जो डिग्री छुपाए वो इंटेलेक्चुअल। आगे जी। प्रभात कुमार जी के अनुसार हार्वर्ड से पढ़ के कोई आया अगर पढ़ा लिखा इंसान देश को गाली देता है तो मैं गवार रहना पसंद मजदूर करूंगा। साहब क्या बात करते हो? अगर पढ़ा लिखा इंसान इस देश की सभ्यता को गाली, बीच में बोला था कि यही बीमारी है इनकी, यही बीमारी है इनको राजनीतिक बीमारी हो गया साहब, इसलिए बकर चक्कर करते रहते हैं। आप तो एक बात मैं आपको कहूंगा साहब, बिल्कुल कहूंगा, आप बहुत बड़े स्वार्थी आदमी हैं और सेल्फिश। मैंने क्या कर दिया? अरे मैंने क्या किया यार? आप जो है केवल विपक्ष को ज्यादा समय देते हैं, हमसे तो पूछते नहीं साहब। आप एकदम कांग्रेस मीडिया हो रखे हैं। तकलीफ हुई ना? हुई? बेवजह इल्जाम लगाएगा तो तकलीफ होगी। उसी तरह कांग्रेस है, पढ़ने के लिए डिग्री दिखाते हैं हार्वर्ड की और इतनी समझ नहीं है कि देश की सनातन संस्कृति हिंदू को गाली दोगे तो वोट तो छोड़ो, पानी तक नहीं मिलेगा देश में। बात पढ़े लिखे की हो रही थी, डिग्री की हो रही थी। भाई मैंने कुछ कहा ही नहीं। मैंने कहा किसकी डिग्री दिखाओ? अरे भाई खुद ही कूद पड़ते हो डिग्री लेकर के। हमने कब कहा कि किसकी डिग्री दिखाओ? खुद ही। क्योंकि चोर के दारी में होता है तिनका, पता है कि डिग्री किसकी पूछी जा रही है, इस लेकर के ये छटपटाहट है। लेकिन आज बात हो रही है जब देश के अंदर आज मैं इतनी ओछी बात नहीं करूंगा ऋषभ कि जैसे जैसे रुपए का भाव गिरता है, प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है, ऐसी ओछी और नीची बात मैं नहीं करूंगा। लेकिन 90 रुपए के पार डॉलर जब चला जाता है तो पूछना पड़ेगा कि 90 रुपए के पार कैसे गया, कैसे? राइट, टेकिंग योर पॉइंट। सारी बातें रामायण की तरह इन्होंने कहने की प्रयास किया, लेकिन रामायण कह नहीं समझते नहीं। एक बात स्पष्ट में पूछना, देखिए प्रतीक भैया, बिजनेस हो चाहे डिप्लोमेसी हो, वो निजी विश्वास से डेवलप होता है। और रसिया और भारत का इतना आत्मविश्वास है कि चाहे ईवी के क्षेत्र में हो, चाहे सीएनजी के क्षेत्र में हो, चाहे मोबिलिटी के क्षेत्र में हो, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे फॉरेन डिप्लोमेसी के क्षेत्र में हो, चाहे टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट के क्षेत्र में हो, चाहे एफटीए के क्षेत्र में हो, V2 क्वालिटी की टेस्ट के क्षेत्र में हो, हर समर्थ में हम आगे बढ़े। लेकिन एक बार जरा बुझिए ना साहब, सीपीआई के जो नेता ने गीता को लेकर कहा, क्या वो सही कहा या गलत कहा? मैं पूछ रहा हूँ, कोई गीता के लिए कहेगा? अरे प्रश्न पूछा ना तो जवाब ले लो भैया। तो केरल में विरोध में खड़ा होंगे, केरल में धरना ले लो प्रभु, जवाब ले लो। हम केरल में विरोध में ही है, पता ही नहीं है आपको। पहले समझ लो इस बात को। आप सरकार में हो और बात डक करके भागने नहीं दूंगा। राहुल गांधी है आंख में। आज एक और बड़ी घटना हुई है इस देश के अंदर। सवाल जो देखो, सवाल उन्होंने पूछा, फिर तुम सवाल रख लो। पहले वो सवाल का जवाब दे दो। बिल्कुल सवाल का जवाब दिया। मैं आपसे पूछ लेता हूँ जी। मैं आ रहा हूँ गीता के बारे में। जो मैं आ रहा हूँ कि गीता भेंट नहीं देनी चाहिए। गीता भेंट देनी चाहिए, लेकिन जो लोग गीता भेंट दे रहे हैं, अभी बड़े लंबे चौड़े चीजें कही गई गीता को लेके। गीता में जो हिंदुत्व का वर्णन है, क्या भारतीय जनता पार्टी और उनके अनुसांगिक तमाम संगठन उस हिंदुत्व के ऊपर चलते हैं? वो तो गीता का हिंदुत्व एक बिल्कुल काफी ऊंचाई पर एक आदर्शात्मक स्थिति में है, और भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है वो ध्रुवीकरण के ना। मतलब आप ये जो कह रहे हैं कि हन्ना मोल्ला ने जो कहा सीपीआईएम के लीडर ने कि वो जो गीता का हिंदुत्व है और जो बीजेपी का हिंदुत्व है वो अलग अलग है, वह अलग अलग है। एक बात बताओ, जब आदमी भेंट देता है तो सर्वोत्तम भेंट देता है। मैं आप ही के सेंटेंस को ले लेता हूँ। सर्वोत्तम शोपेनहावर से लेकर तमाम वो तमाम सारे लोग जो जिन्होंने मैं आ रहा हूँ, उस बहस पे आ रहा हूँ। बोले लास्ट एक रिएक्शन लेना चाहूंगा आपकी तरफ से। मैं एक रिएक्शन लेना चाहूंगा कि कुछ कहना चाहते हैं यहाँ की जनता को, यहाँ के देश को, यहाँ की मीडिया के द्वारा। हम कहना चाहते हैं, आप जो कांग्रेस
बीजेपी पार्टी, यू शुड नॉट लड़ाई नहीं करना। इनको भी पता है। ना यू प्लीज लिसन ना यू प्लीज लिसन। इनको बीच में लाने की जरूरत नहीं है। दोनों साथ काम करो और लोगों को जिंदगी बढ़ा दो, लोगों को अच्छा घर दे दो, लोगों को अच्छा पढ़ाई देना, दोनों साथ। आप पार्टी दोनों साथ लड़ाई मत करो। ये रशन है, इन्होंने कहा कि ये लड़ाई ना करो आपस में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं दे रहा हूँ। जस्ट फॉर वाइल ए मोमेंट मैम, वाइल ए मोमेंट, वी ऑल आर ब्रदर्स, हम लोग सारे भाई हैं और हम लोग इस तरह के भाई हैं कि आपस में लड़ेंगे, वी विल थ्रो यूटेंसिल टू ईच अदर, बट वी नेवर गोइंग टू किल ईच अदर, बिकॉज आवर कंट्री डेमोक्रेसी इज फर्स्ट फॉर आवर नेशन। दैट्स आवर स्पिरिट मैम, दैट्स आवर वी आर वर्किंग फॉर। देखो, जिंदगी में कभी खुशी कभी गम। मुझे तो लग रहा है कि आपने तो दिल्ली जीत लिया। वाह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जी जनाब, आपका थैंक यू सो मच, प्लीज क्लैप। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आ रहा हूं। आपका कहना है कि गीता पर जो है सर्वोत्तम भेंट है हमारी भारतीय संस्कृति की और कला संस्कृति की, जो सर्वोत्तम हमारा सिद्धांत है, जो सर्वोत्तम हमारा जो निचोड़ है, वो दिया गया। उस पर भी सवाल है क्या? उस पर भी सवाल हो सकता है क्या कि कोई भेंट नहीं? सवाल यहीं पे है, सवाल यहीं पे है। मैं आपके बाद आपको जो जवाब देना हो, जो बोलना बोलिएगा। समस्या पे नहीं बोलने दीजिएगा। मैं समस्या पे बोलूंगा, लेकिन समस्या यही तो फंसी हुई है। मैं एक समस्या वो पूछ रहा हूँ, कोई किसी को भेंट दे रहा है, उस भेंट पर भी आपको एतराज है? एक भेंट देश के प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को दिया था, बोला था हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। 2 दिन से जो अडानी एयरलाइंस की हालत है, अडानी एयरपोर्ट की जो हालत है, और लोग जो घूमते फिर रहे हैं, ये भी इसी सरकार की देन है, और इस समस्या का भी समाधान इसी सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है, और ये भी इसी सरकार की वजह से है कि आप बिहार से अभी 6 जीत के आए हैं। तो चुनाव की बात देखो, अगर थेथराई करोगे, बेकार वाले बहस करोगे, तो मैं वैसा ही उत्तर दूंगा तुम्हें। अभी 6 जीत के आए हो इस स्थिति में, अभी 6 जीते हो। रुको खड़े रहो। देखिए सर, इसमें बेकार वाली बहस जो बहस है उसमें आओ। भैया जी, हिंदुत्व मतलब हमने एक भेंट, रुकिए, हमने एक भेंट दी और भेंट है गीता की। उस पर भी संदेह है कि ये गीता की भेंट क्यों दे दी। अरे भारतीय संस्कृति सिद्धांत, शोपेनहावर जैसा आदमी लिखता है, कौन नहीं, किसने नहीं कहा गीता के बारे में। हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड तक तमाम सारी फिल्में बन गई उस सिद्धांत पर। उस पर सवाल है, उस पर सवाल है। सवाल गीता पे नहीं है सर। हाँ। सवाल है साध इस साधन की पवित्रता के ऊपर। जो लोग दे रहे हैं, क्या वो उन सिद्धांतों के ऊपर विश्वास करते हैं? डीएनए पे ही सवाल है, राहुल गांधी की डीएनए पे ही सवाल है। लो। राहुल जी ने 2 बातें कही। एक कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व और जो गीता का हिंदुत्व दोनों अलग है। नहीं साहब, बीजेपी के लिए हिंदुत्व वही है। ये वाले राहुल, हाँ, वो राहुल ने नहीं कहा। वो तो कुछ कह ही नहीं सकते ना, उनसे उम्मीद ही क्या। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन का कुछ पता नहीं। जो कंफ्यूज है वो शांत बैठे हुए हैं अभी। मैं आपको बता रहा हूँ, इनके भाजपा का हिंदुत्व और कांग्रेस का हिंदुत्व बता देता हूँ। भाजपा का हिंदुत्व है जो हर धर्म, हर जाति का सम्मान करता है। हमारे यहाँ आदिवासी भी राष्ट्रपति है और हर धर्म के लोग हैं। लेकिन कांग्रेस का धर्म क्या है बताता हूँ साहब। कांग्रेस का धर्म ये है, बिल्कुल हिंदू का, बिल्कुल बताऊंगा ना, भाजपा का मैं बताऊंगा, आप बताने लगे। इनका है कि जगह अनुसार जनेऊ बदलता है, जगह अनुसार डुबकी लगता है, जगह अनुसार तालाब में कूदा जाता है। इनके लिए वो हिंदुत्व है, और जो हिंदुत्व को गाली देता है उसके साथ कोई खड़ा नजर आता है तो कांग्रेस पार्टी खड़ी नजर आती है। और मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, प्रभात जी से आप कितना भी पूछ लीजिए, कितना भी कह लीजिए, अरे गीता को तो कोर्ट ने एडमायर किया, लेकिन आपको इतना तकलीफ का है। एक भारत में गीता ही दिया जाएगा, कुरान नहीं दिया जाएगा। नहीं, इसका कंपेयर कोई, मेरी बात सुनिए, मेरी जुबान पर आई जाती है। मैं आपसे एक बात, मैं नथिंग टू कंपेयर, अरे नथिंग टू कंपेयर, कोई कंपेयर वाली बात नहीं। नहीं, मैं एक बात, मैं एक क्लैरिफाई, मैं आ रहा हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारतीय संस्कृति की जहां बात है, वहां पे हमारा जो सर्वोत्तम भेंट है, जो हम दे सकते हैं, हमने वो दिया। हमने किसी ग्रंथ के, किसी धार्मिक ग्रंथ से कंपेयर करने को कहा भी नहीं था ऋषभ, तो आप प्लीज उसको कंपेयर मत करिए। जो है सब ऊपर है, सर माथे पे है हमारे। लेकिन तुम अजब आदमी हो यार, सुनने को तैयार नहीं हो, गजब आदमी हो तुम। इसको ढकिए नहीं,
अंदर की बात जुबान पे आई है, ये बात दिल की बात थी, जुबान पर आ गई, इसको ढकिए मत भैया। और तुम्हारी रुको, मैंने ऋषभ को, रुके, मैं बोल दूंगा, आप पहले लाइन में खड़े हुए। ऋषभ को मैंने बोला कि यहां कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं थी और ना कंपेयर करने की जरूरत है। सारे धर्म यहां पे सर माथे पे हमारे। लेकिन मैंने तुमसे भी सवाल पूछा था कि वो भेंट दी तो क्या गलत था या सही? तुम्हारे मुंह से भी नहीं निकला, तुम्हारे मुंह से निकला नहीं, तुम्हारे मुंह से निकला नहीं, नहीं निकला। ये गलत बात लो, आपने मेरी सुनी नहीं। तो बोल दो, अब बोल दो, बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। जो हिंदुत्व की बात ये कर रहे थे, जो राहुल भाई ने कहा, सच्चाई यही है ऋषभ। ये जो छोटी छोटी किताबें नागपुर में पढ़ाई जाती है, वो इस देश में बकवास नहीं। मैंने सवाल पूछा, गीता हमारे, गीता भी पूजनीय है, कुरान भी पूजनीय है, बाइबल भी पूजनीय है, और गुरु ग्रंथ साहिब भी पूजनीय है, सब पूजनीय है। गजब आदमी भाई। सवाल तो सुन लो। साहिब भी पूजनीय है, कुरान भी पूजनीय है, गीता भी पूजनीय है, रामायण भी पूजनीय है। ठीक है, मैंने सुन लिया। तुम बहुत प्रकांड पंडित हो, तुम्हें अभी भेजेंगे। भैया जी, मैं एक बात को स्पष्ट करता हूं कि वो भारतीय जनता, आप कंपेयर मत करिए, आप अपनी बड़ी रेखा जो है वो बताइए, दूसरी की बात बताइए, अपनी बताइए। जी मैं बड़ी रेखा ही बता रहा हूँ, और बड़ी रेखा यही है कि धर्म के नाम पर ही अगर ये उछल कूद करेंगे तो मैं इनको याद दिला देता हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम जी धर्म के आधार पर मुस्लिम थे और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सर्वोच्च पद पर बैठाया राष्ट्रपति के लिए। लेकिन भारत की सनातन संस्कृति की इतिहास है और गीता ही हमारी इतिहास है, गीता ही हमारा गौरव है और हमारा गौरव सदैव रहेगा, इसमें कोई संकोच नहीं। नेता ही क्या कहता है? देखिए, ऋषभ जी लगातार साबित करने में लगे हुए हैं कि उनका भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व गीता वाला हिंदुत्व है। लेकिन मैंने शुरुआत में जो बोला वो प्रमाणित भी हो चुका है यहाँ पे कि वो उस हिंदुत्व का नाम जरूर लेते हैं, लेकिन उस हिंदुत्व के आधार पर वो भारतीय समाज में कहीं कहीं विभाजन की एक रेखा खींचने की वो कोशिश करते हैं और वो यहाँ पे दिखा भी। और यही चीज अगर सीपीएम के नेता कह रहे हैं तो मैं तो उनके बातों से कैसे सहमत नहीं हूँ। अब हम लोगों ने यह भी देखा, मैं नाम नहीं लूंगा, 1500 साल पुराना आपके 1500 गीता को माल से कंपेयर करेंगे राहुल जी, गीता को माल से कंपेयर करेंगे राहुल जी। आप किसने कंपेयर किया? वो सीपीआई के नेता ने कहा। इनकी दिक्कत यह है, जिस किसी व्यक्ति ने सनातन धर्म के तमाम ग्रंथ पढ़े हो, गीता का सिलेक्शन क्यों किया जाता है? क्योंकि मेरा ये कहने का है, गीता कोई धार्मिक, अगर आपको धर्म की दृष्टि से देखना है तो सर्वोत्तम है, आध्यात्म की दृष्टि से देखना है तो वो सर्वोत्तम है, योग की दृष्टि से देखना है तो सर्वोत्तम है। आपको लगता है कि जीवन में उत्थान के निराशा के दौर से गुजर रहे हैं और अगर आपको कहीं से रोशनी दिखती है तो अगर वहां से देखते हैं तो वो भी देखते हैं, तो इसमें क्या गलत है भाई? इस ग्रंथ को ऐसे मैं एक मिनट रुकिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, अरे रुकिए ना एक मिनट, मैं यही कहना चाहता हूँ कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो व्यवहारिक है, जो आपको जो है आगे बढ़ने की प्रगति के लिए शिक्षा देता है। क्या हुआ? कौन सा ऐसा धर्म ग्रंथ है जो मानवता की बात नहीं करता है? क्या गुरु ग्रंथ साहिब में मानवता की बात नहीं है? क्या बाइबल में नहीं है? क्या कुरान में नहीं है? हर धर्म मानवता की बात, मानवता को सर्वोपरि मानता है, लेकिन ये नफरत वाले लोग। मैं इनका जवाब देता हूँ, जरा उधर से आ जाओ, हटो इधर जरा, फिर जवाब दे देता हूँ। इनका जवाब मैं यहां से देता हूं। आप अगर यरूशलेम जाएंगे तो वहां पे भेंट आपको बाइबल ही मिलनी चाहिए। अगर आप कहीं अमेरिका जाएं तो अगर कोई ऐसी ऐतिहासिक किताब है तो आप बाइबल लेंगे। लेकिन अगर आप अगर जाते हैं पंजाब के पास जाएं और पंजाब के चीफ मिनिस्टर आपको गुरु ग्रंथ, सुनिए पहले बात सुनिए, कोई धार्मिक ग्रंथ आपको भेंट करते तो अच्छी बात है, लेकिन वहां की विरासत से, वहां की तमाम ऐतिहासिक संदर्भों से जुड़ी हुई किताब है। लेकिन भारत में आएंगे आप तो क्या देंगे हम आपको? भारत में है अगर आप, तो आपको क्या मिलना चाहिए? आप ही मुझे बताइए जी। जिसको गीता मिलनी होती है उसको गीता दीजिए, जिसको कुरान चाहिए उसको कुरान दीजिए, लेकिन झारखंड के बच्चों को स्कॉलरशिप दे दीजिए। प्लीज, हम इस मीडिया के माध्यम से बोलना चाहते हैं। हमारा क्या नाम है बेटा? शुभम नाम है मेरा। शुभम जी, आपको जरूर स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए और जो भी मसला, मैं रुको एक मिनट, जो भी मसला है उसको निश्चित तौर से, लेकिन एक बात और भी है,
आपको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। जिसको बाइबल देनी है उसको बाइबल दे दीजिए, जिसको गीता देना है उसको गीता दे दीजिए, लेकिन आप जिसको पहचान, इस मुल्क की पहचान को संदर्भित करना है, जो समझना है, उसको वो भी दे दीजिए। अगर मैं आता हूं, अगर मैं कहता हूं कि मैं प्रतीक हूं, तो मुझे यह भी बताना पड़ता कि मैं फला जगह से, मेरे पिता का नाम ये है। तो बेटा इसको समझने की कोशिश करो, ये भी जरूरी है। तुम्हारी स्कॉलरशिप सबसे महत्वपूर्ण, लेकिन इस मुल्क से तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी ना, तो उस मुल्क का संदर्भ भी जरूरी है। गीता मेरे ख्याल से जिस किसी ने भी पढ़ी है, वो एक इकलौता ऐसा ग्रंथ है जो कर्म प्रधान है, कर्म आधारित है। घर में कोई, अरे तो फिर देने में क्या दिक्कत है? ग्रंथ तो अरे बोले गीता में सवाल नहीं, गीता को देने वाले। अरे तुम इस लायक बोलो तो तुम दे देते, तुम लायक ही नहीं हो तो क्या करोगे? अरे भाई प्रधानमंत्री तो दे रहा है, राष्ट्रपति तो दे रहा है, तो कौन किसको दे रहा है भाई? सबसे बड़ी बात यह है कि गीता का जो मुख्य आधार है, जो शिक्षा है, वो तुष्टीकरण आधारित नहीं है, स्पष्टीकरण आधारित। और उसका आधार जो है सिर्फ स्पष्टीकरण के बारे में किस धर्म ग्रंथ में? अरे गीता में धर्म की कोई बात ही नहीं है। गीता में कर्म को प्रधान माना गया है, गीता में जो है आपको कर्तव्य को प्रधान माना गया है जो है, तो उसका हिंदू से क्या मतलब है? मैं बताता हूँ, मानस की पंक्ति है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो 10 करे सो 10 फल चाखा। अब आप जो है, अब आप जो भाई साहब रुकिए, थमिए। अरे महामुखोपाध्याय रुको। गीता में समझ नहीं रही बात। रामचरितमानस ले आए हैं, रामचरितमानस ले आए हैं। ना हाँ, रामचरितमानस ले आए। इन्होंने नहीं भैया, इन्होंने जो गीता को समझ नहीं रहे, रामचरितमानस ले आए। चलो आ गया भैया, इन्होंने जो चौपाई कही है, जो जस करे कर्म तो तस फल चाखा, बिल्कुल ठीक कहा है इन्होंने। राहुल गांधी और कांग्रेस जो एक मिनट भाई, राहुल गांधी की बात नहीं हो रही है। नहीं, इन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो कर्म किया है, अरे यार आई वोंट टेक इट। साथियों को समझा दो, मेरे कांग्रेस के मित्र मानस की बात तो कर रहे हैं, लेकिन स्टालिन की पार्टी वालों को नहीं बताते कि मानस में क्या जो उपलब्धियां हैं। नहीं, हम अपने तो विजय शाह को भी नहीं है, जो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकी की बैन करता है, और आप उसको तलहटी पे बिठा के रखते हैं। हम बताते किस दिशा में जा रहे हैं? किस दिशा में जा रहे हैं? किस दिशा में जा रहे हैं? अरे भाई, आपको स्वयं आकलन करने की आवश्यकता है। इसकोन कहां से संबंध है? तो यही बात करेंगे। अभी प्रभात जी जो है, छोटी किताब नहीं है। एकदम है। प्रभात कौन सी छोटी किताब है? नागपुर वाली जो पढ़ के बता रहे हैं। देखिए आराम से बकवास कर रहे हो क्या? तुम्हें बता ग्रंथों के बारे में? जर्मनी ने हमारे सारे ग्रंथ, हमारे सारे ये उठा के अपना उन्होंने मैक्स मूलर उसका नाम है, मैक्स मूलर उसका नाम है। और ऐसा एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात सुनिए, जब आपको अगर नहीं चीजें मालूम, नागपुर का कौन सा ग्रंथ है? पूछे जरा कांग्रेस के मित्र से, ग्रंथ का नाम बताए। कुरान की बात। अरे भाई, मैंने नहीं कहा। अरे भाई, मैं नागपुर का ग्रंथ का नाम बताइए, नागपुर का ग्रंथ का नाम बताइए। देखिए, भाई भैया जी, ऐसा है कि प्रभात, मुझे एक बात समझ में आ गई, ऐसा कोई, मैं एक बात समझ गया, यहाँ तमाम सारे लोग गीता, रामचरितमानस, कुरान शरीफ, तमाम सारे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, लेकिन तुम ऐसा कोई ग्रंथ जरूर पढ़ते हो कि पता नहीं कौन सा ऐसा ग्रंथ पढ़ते हो। तुम ऐसा ग्रंथ कोई जरूर पढ़ के आए हो। ना पता नहीं है ना, ऐसा कोई ग्रंथ पढ़ के आए हो। ना मैं जान गया। भैया जी, ये प्रभात जी की बेचैनी समझते हैं। एक लाइन, पता नहीं ये जाने कौन सा ग्रंथ पढ़ के आए, लेकिन इन्होंने एक बात कही कि कोई भी धर्म जो है कुछ गलत नहीं सिखाता है। अरे भैया, कौन मना किया है? अरे दे देना भाई, अरे दे देना, अरे मेरे